प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो लीजिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं सीखेंगे जिन्हें आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्रमेयिका, एल्गोरिथम, यूक्लिड, विभाजन, प्रमेयिका, यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इन सभी शब्दों के बारे में, इन सभी परिभाषाओं को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं एक से अनंत तक की संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। एक से अनंत तक की वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृत संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। यानी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए तो इन्हें या इस संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। मैं दोहराना चाहूँगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए तो इस संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 आदि। यानी पूर्णांक जिन संख्याओं से मिलकर बनता है उसमें सभी प्राकृत संख्याएं भी होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी होती है, और इसमें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक भी शामिल होते हैं। आगे आता है परिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है अथवा जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो अथवा जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहाँ पर Q शून्य नहीं हो सकता। जैसे 1/3, ऋण 5/4, 1, 5 आदि।
यहाँ 1 और 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें परिमेय संख्या या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये 5/1 एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्याओं के समूह में ऊपर दी गई सभी संख्याएं, सभी समूह शामिल होते हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याओं में शामिल है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, पाई आदि। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह पाई का लगभग मान होता है। अब आगे आते हैं और समझते हैं हम वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे अध्याय का नाम है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह से मिलकर बनती है, अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे 3/4, 5/11, ऋण 7/2, कर्णी 5 आदि। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समूह में ऊपर दी गई सभी संख्याएं शामिल होती है। अर्थात प्राकृत संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं में शामिल होता है, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आइए, अब आप यहाँ तक सभी शब्दों के बारे में ठीक से समझ चुके हैं। आप समझ गए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी मिलकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। अब आगे आते हैं और एक नए शब्द के बारे में समझते हैं, प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद आते हम समझते हैं एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया अथवा विधि प्रदान करते हैं। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के एक प्रक्रिया अथवा विधि प्रदान करती है। हम समझ चुके हैं प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म। अब जानेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले मैं इसे गणित की भाषा में आपके सामने लिख देता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
Q और R विद्यमान है, जो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ शून्य छोटा है बराबर है R और R छोटा है B को संतुष्ट करती है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जो इस कथन को संतुष्ट करती है, जहाँ R का मान शून्य या शून्य से बड़ा हो सकता है लेकिन B यानी भाजक से छोटा होता है। एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 21 और 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 बड़ा है 5 से। जब हम 5 से 21 को भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 प्राप्त होता है, जबकि शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। अब 21 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 4 धन 1। यहाँ पर 21 भाज्य, 5 भाजक, 4 भागफल तथा 1 शेषफल है। क्योंकि हम जानते हैं शेषफल कभी भी शून्य से छोटा नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है अथवा शून्य से अधिक, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। और इसी कथन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जो A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करती है। यहाँ पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने जब 5 से 21 को भाग दिया तो हमें दो अद्वितीय संख्या 4 और 1 दो पूर्णांक प्राप्त हुए। 4 और 1 ये अद्वितीय है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF अथवा महत्तम समापवर्तक परिकलित करने के लिए एक तकनीक प्रदान करता है। हम जान चुके हैं कि एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो हमें किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि अथवा एक तकनीक प्रदान करता है। उसी आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की हम जब बात करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसकी सहायता से हम दो पूर्णांकों का HCF या दो धनात्मक संख्याओं का HCF अथवा महत्तम समापवर्तक प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 4052 और 12576। हम देख सकते हैं कि 12576 बड़ा है 4052 से। अब हम इसे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो जब 4052 छोटा है, इसलिए हम 4052 का 12576 में भाग देंगे। जब हम भाग प्रोसेस करेंगे तो ये लगभग 3 बार भाग जा सकता है और इसका हम उसमें गुणा करके वापस लिखेंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 3 का 5 में 15 के 5, इनका 1, 3 शून्य शून्य स्थान जो आप 1 लिख सकते हो, 3 चौके 12। और इसको जब आप माइनस करेंगे 6 में से 6 जाएंगे 0, 7 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4। इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा 12156। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे। अब इस प्रोसेस में हमने देखा यहाँ पर 4052 भाजक है जबकि 12576 भाज्य है। जब इससे हमने भाग दिया तो भागफल के रूप में 3 और शेषफल के रूप में हमें 420 प्राप्त होता है।
हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और ये हमारे पहली स्टेप होगी, जिसमें हम 12,576 को लिख सकते हैं 4,052 गुणित 3 धन 420। देख सकते हैं हम कि शेषफल शून्य नहीं है, मतलब आर का मान शून्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम दूसरे चरण पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 420 को भाजक और 4,052 को भाज्य बना लेते हैं। जब 420 का आप 4,052 में भाग दोगे तो ये लगभग 9 बार भाग जाएगा। गुणा करेंगे, 9 का शून्य में शून्य, 9 दूनी 18 के 8, सिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37। घटाते हैं, 2 में से शून्य जाएंगे 2, 15 में से 8 गए 7 और 10 में से 7 जाएंगे 10 में से 8 तो 272 बचेंगे। अब यहाँ पर एक बार और देख रहे हैं कि हमारे पास शेषफल अभी शून्य नहीं आया। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो दूसरा चरण होगा, हम 4,052 को 420 गुणित 9 धन 272 लिख सकते हैं, जहाँ हम देखेंगे कि आर बराबर नहीं है शून्य। इसके बाद एक और बार हम कोशिश करेंगे। अब हम 420 को भाज्य समझ लेंगे और 272 का भाजक लेकर भाग देंगे। जब हम इससे भाग देंगे 472 का, जब हम 420 में भाग देंगे तो ये लगभग 272 का भाग हम जब 420 में देंगे तो ये लगभग 1 बार जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 272। घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर हम 12 मानेंगे, 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 के बजाय हम 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4 और फिर बचेंगे 1, 148 आएगा। फिर अब 148, तो हम तीसरा चरण हम लिख सकते हैं कि 420 को हम लिख सकते हैं 272 गुणित 1 धन 148। हम देख रहे हैं कि आर बराबर नहीं है शून्य। इसी प्रकार प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। 148 का भाग हम 272 में देंगे, भाग 1 बार जाएगा, 148 लिखेंगे। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 12 में से 8 जाएंगे 4 और 6 में से 2 4 जाएंगे 2 और इस प्रकार हमें 124 प्राप्त होगा। फिर 124, इसको हम चौथा चरण मानेंगे और हम लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणित 1 धन 124। हम देख रहे हैं कि आर बराबर नहीं है शून्य। इसी प्रक्रिया को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। हम 148 में 124 का हम भाग देंगे तो फिर 1 बार जाएगा, 124 लिखेंगे। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 24। फिर हम पांचवा चरण हो जाएगा 148 बराबर 124 गुणित 1 धन 24। अभी भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर 24 का भाग लगाएंगे 124 में और हमें 6 बार में प्राप्त होगा 120। और जब हम 24 से 120 जब लिखते हैं तो हमें फिर प्राप्त घटाने पर हमें प्राप्त होगा 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 124 बराबर 24 गुणित 6 धन 24। आर बराबर नहीं है शून्य। अब हम 4 से 24 को भाग देंगे तो हमें 6 बार में 24 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 6 धन 0। यहाँ पर आर बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि HCF यानी महत्तम समापवर्तक 4,052 और 12,576 का जो होगा वो होगा 4, क्योंकि 4 का भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब हम अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। जो परिभाषा है आपको बताई गई है ध्यानपूर्वक समझ ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम
पर आधारित समस्याओं को हल करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।